हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद आज का ये जो वीडियो है ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक के साथ लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम PYQs करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी हमें। एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या फिर रेस्पिरेशन हम कहें तो वो चीज़ भी जो है वो हमें एक हमारा जो जनरल नॉलेज है उसको बढ़ाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड प्लीज़ वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो टर्म है एक्चुअल में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन तो हमें पता है भाई, ठीक है, लेकिन रेगुलेशन जो है इसका मीनिंग समझते हम पहले। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रेगुलेशन जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में कंट्रोल करना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर हम कंट्रोल ना पढ़कर रेगुलेशन का मतलब समझते हैं मेंटेन, टू मेंटेन किसको? रेस्पिरेशन का जो रेट है या फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कि क्या क्या कौन सा पार्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है या फिर कितनी डिमांड है बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं उनमें रेस्पिरेशन की कितनी डिमांड है, उस चीज़ को कैसे मेंटेन करता है हमारा बॉडी या फिर कैसे उसको कंट्रोल करके रखता है, ये चीज़ हमें समझनी है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनमें जो बॉडी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, वहाँ पर हमने समझ लिया अभी तक में कि एक्चुअल में गैस का डिफ्यूज़न देखा जा रहा है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ में भी साथ साथ ब्लड एंड एल्वियोलाई में भी। तो जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। तो बॉडी के टिश्यूज़ में कितनी डिमांड है रेस्पिरेशन की या फिर कितना रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रिदम होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ जो है उसको मेंटेन और मॉडरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास खुद ही एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रेट या फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन कर सके, मॉडरेट कर सके। अब ये जो प्रोसेस है कि उनके पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है इसको रेगुलेट करने की, तो लेकिन उसके लिए भी जो ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन होता है जिसको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम जो है मैसेज कन्वे करता है कि इतना रेस्पिरेटरी रिदम होना चाहिए, ये रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए। तो न्यूरल सिस्टम जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप कि इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर हमसे क्या बात की गई है। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम या फिर रेस्पिरेटरी रेट टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या रेस्पिरेटरी रिदम, क्या रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मॉडरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है। और ये किसके थ्रू डन होती है? दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ब्रेन के थ्रू ये जो है काम परफॉर्म होता है। आई होप कि अभी तक जितना हमने समझा, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब
बात तो यहाँ पे बोल दी गई कि जो ह्यूमन बींग्स का न्यूरल सिस्टम होता है या ब्रेन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, वही पर्टिकुलर रीज़न, पर्टिकुलर पार्ट जो है, वही पर्टिकुलर सेंटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये देखते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न होते हैं न्यूरल सिस्टम के जो कि कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ह्यूमन बींग्स में। सो सबसे पहला जो सेंटर होता है उसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नाम से जानते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो ब्रेन के मेड्यूलर रीजन जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इन केस अगर यदि क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन के कौन से रीजन में, मेड्यूलर रीजन में, ये करेक्ट बात होगी। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये ही रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नाम से जानते हैं। और यही सेंटर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। उसके अलावा ये जो सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, इसके अलावा पॉन्स रीजन जो होती है ब्रेन की, वहाँ पर भी एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब पॉन्स रीजन में, जो ब्रेन की पॉन्स रीजन है, वहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, मॉडरेट करता है ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसके फंक्शंस को। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो रीज़न हैं ब्रेन की, न्यूरल सिस्टम की, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो रीज़न जो है मेड्यूलर रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो कि रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन और मॉडरेट करने के लिए कौन सा सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स रीजन जो है ब्रेन की वहाँ पर प्रेजेंट होता है। आई होप कि ये पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आता है कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जैसे ही जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वहाँ से सिग्नल मिला इस सेंटर को, किस सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वह, उसको जैसे ही सिग्नल मिला, न्यूरल सिग्नल मिला न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है इंस्पिरेशन का जो रेट है उसको। जो ब्रीद इन कर रहे होते हैं उस रेट को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर मीन्स चेंज हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट। उसके अलावा अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड जस्ट टू द रिदम सेंटर। जो मेड्यूलर रीजन है वहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। अब ये जो रिदम सेंटर है इसके जस्ट पास में एक कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट है, ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है उसके लिए ये एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि कहाँ, किसके पास में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में। ये पॉइंट याद रखना है कि कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट होता है। ये बात हो गई।
अब क्या होता है कि अगर यदि इन आयन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुई, तो क्या होता है, दिस activate this center. Increase in these substance can activate this center which in turn can signal the rhythm center. जैसे ही क्या होता है कि ये जो कीमो सेंसिटिव सब्सटेंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम छोटा छोटा समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, विच कैन सिग्नल दी रिदम सेंटर। और उसके बाद ये किसको सिग्नल पहुंचाता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वहाँ पर ये क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है इसको सिग्नल देता है। ये बात की गई है, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। सो इस पर्टिकुलर पूरी के पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुई, जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन, इन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से ब्रेन के पॉन्स रीजन में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत उसको सिग्नल मिल जाता है। उसको सिग्नल मिलते ही वो तुरंत रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुलर रीजन में जो प्रेजेंट है उसको सिग्नल भेजता है कि कुछ ऐसे नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जाएं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिससे कि इन सब्सटेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, ये जो सब्सटेंस है इनको बाहर निकाला जाए, इनका एलिमिनेशन किया जा सके। इस तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कर दिए जाते हैं। ये बात की गई है इस पर्टिकुलर लाइन में। सो आई होप कि अभी तक जितना हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा वो चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये जो सेंटर्स हैं ये तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे होते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, उसके साथ साथ कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो कुछ रिसेप्टर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है या फिर इन सब्सटेंस का इंक्रीज़ भी हुआ है, तो उसका जो चेंज है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक नेसेसरी सिग्नल भेज देते हैं रिदम सेंटर को, जिससे कि वो तुरंत की तुरंत कुछ एक्शन ले, कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करे, जिससे कि इनका एलिमिनेशन हो सके। सो यहाँ पर बात की गई है कि रिसेप्टर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से, ये क्या करते हैं, कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। ये जो एसोसिएटेड रिसेप्टर हैं ये रिकॉग्नाइज किया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के चेंज को, और उसके बाद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूलर रीजन में जो प्रेजेंट है उसको तुरंत सिग्नल पहुंचा दिया कि कुछ रेमेडियल एक्शन लिए जाएं, तुरंत कुछ एक्शन किए जाएं, जिससे कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वहाँ पर से इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट किया जा सके या फिर उसको कंट्रोल किया जा सके। ये तो बात थी अभी तक। लेकिन अगर यदि हम बात करें कि ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन के प्रोसेस में, तो वो बहुत ही क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है ऑक्सीजन। सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, जो रेस्पिरेटरी रेट है या फिर रेस्पिरेटरी रिदम है, अगर यदि उसके रेगुलेशन में हम ऑक्सीजन के रोल की बात करें तो वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, वो इंटरफेयर नहीं करता है। इंटरफेयर करने का काम किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। सो इसी के साथ ये
पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब अगर यदि हम एक कंक्लूजन की बात करें कि रेस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन जो है उसका क्या मतलब हुआ, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी रिदम है, रेस्पिरेटरी रेट है, उसको मेंटेन, उसको मॉडरेट, उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूरल सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का ब्रेन है, दिमाग है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी मेड्यूलर रीजन में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है वो, उसी के साथ साथ पॉन्स रीजन जो है ब्रेन की, वहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो प्रेजेंट है, ये दोनों सेंटर क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। उसी के साथ साथ कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एयोर्टिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी से, ये भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम जो है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके, मॉडरेट उसको करा जा सके। इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हो जाता है हमारा ख़त्म। उसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो इसको भी हम देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, अगर यदि उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो गए तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जो है उसको क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या डिजीज़ जो है उससे फेस करना पड़ेगा। तो अगर यदि डिसऑर्डर्स हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले देखने को मिलता है अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने वाला जो प्रोसेस है, सांस लेने का, सांस छोड़ने का, इसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है, सांस ली ही नहीं जाती। अब ऐसा क्या होता है अस्थमा में? सो इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है। अब ये कैसे कॉज होता है? कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। अब ये जो लंग्स हैं इसमें जो ब्रोंकाई है ये और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है तो इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है ब्रीद इन करने में, और इसी को हम जानते हैं अस्थमा के नाम से। उसके बाद आता है सेकंड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो होता है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ये चीज़ पॉइंट याद रखना है कि ये कैसा है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। अब हमने देखा था कि जो हमारे लंग्स हैं उसमें एल्वियोलाई जो है कुछ इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो इसकी ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, इसका भी हमने 3 मेजर लेयर्स से ये बना हुआ होता है, वो भी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो इसकी जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं जिसको हम एल्वियोलर वॉल्स बोलते हैं, ये क्या होती हैं, ये डैमेज्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। सो ये जो एम्फिसेमा है डिसऑर्डर, इसमें एक तो ये चीज़ होगी कि एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो गई, उसकी वजह से सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेटरी का वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। सो इसीलिए कहते हैं कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में तो हर 10 में से 8 बंदे जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। इवन फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा यूज टू हो रही हैं इस चीज़ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। स्मोकिंग से पोल्यूशन तो होता ही होता है, एनवायरनमेंट तो डैमेज होता है, साथ ही साथ जो हमारा बॉडी पार्ट है वो भी कितना डैमेज्ड होता है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें। उसके साथ साथ आता है लास्ट वन, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स।
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे कि स्पेशली बात की गई है दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पत्थर की ग्राइंडिंग, घिसाई विसाई होती है या फिर पत्थर को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री जिनमें बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक जो भी कोई भी इंसान उस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, वो जो बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या है, लंग्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। सो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे कि बात की गई है दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कॉप अप विद द सिचुएशन। अब जब बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उससे क्या है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो उसके साथ में वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अब जब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसी प्लेसेस पे कोई भी पर्टिकुलर इंसान एक लॉन्ग टाइम तक के लिए काम करेगा तो उसमें क्या होगा, जो लंग्स हैं हमारे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, जिसको हम फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यूज़ जो हैं उनका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवीज़न हो जाएगा फाइब्रस टिश्यूज़ का, जो कि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिडली डिवीज़न, ठीक है, रैपिड डिवीज़न ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत स्पीड से फाइब्रस टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर जाएंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसको हम फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और इसकी वजह से एक सीरियस लंग डैमेज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिकॉशन की अगर बात की जाए तो ये बताया गया है कि ऐसी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट की प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको कुछ स्पेशलाइज्ड जो प्रोटेक्टिव मास्क होते हैं वो पहन के काम करना चाहिए, जिससे कि एक लिमिट तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि 100% जो है हमारा सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मास्क के थ्रू भी थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंचेंगे, लेकिन उतना हमारी बॉडी जो है उसको क्योर कर लेगी, उसको झेल सकती है। लेकिन बिल्कुल खुलेआम जो है अगर उसमें काम करेंगे तो भाई फाइब्रोसिस, डैमेज, लंग डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और लंग जब डैमेज हुए तो सांस हमारी लेना ही मुश्किल हो जाएगा। जब सांस ही नहीं चलेगी तो हम इस दुनिया में ही नहीं रह पाएंगे। अल्टीमेटली मोटो ये है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड कॉन्सेप्ट जो है, कंटेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में प्रिकॉशन की बात की गई है, उसी तरीके से हमें आज के टाइम में प्रिकॉशंस जो हैं, कोविड गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए उस टाइम पर हम फॉलो करना स्टार्ट करें, तो अभी से, बिकॉज न्यूज़ में डेली के डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं। अपनी इंडिया की बात छोड़ दी जाए तो अदर जैसे कि चीन, जापान, इन सब कंट्रीज़ में बहुत अच्छे खासे केस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यदि अपने यहाँ पर सिचुएशन ख़राब होती है तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट के पास कि वो सबको प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खुद से कुछ प्रिकॉशंस जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, गैदरिंग होगी, गेट टुगेदर होगा, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ जो होंगे वहाँ पर जाने से बचें। अपने घर पर अपनी फैमिली
फैमिली के साथ ही इंजॉय करें। ये टाइम भी बहुत प्रिकॉशियस होता है, सो अपनी फैमिली के साथ, अपने जो लव वंस हैं उनके साथ इंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके शो ऑफ करें या फिर बहुत भीड़ भाड़ वाला जो प्लेस है वहाँ पर जाकर ही इंजॉय करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। मास्क ज़रूर पहने, हाथ जो है उनको सैनिटाइज़ करें, कुछ कुछ प्रिकॉशंस लें जिससे कि आगे चलकर कोई बहुत ज़्यादा बेकार वाली सिचुएशन में ना फंस जाएं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव मास्क की बात की गई है इसमें भी, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। इसी के साथ चैप्टर जो है वो हमारा हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के PYQs करेंगे, जिससे कि एक आइडिया मिलेगा हमें कि नीट एग्ज़ाम जो है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। हर एक ईयर में, इवन हर एक ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं है कि हम कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो छोड़ दें, एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन पूछा गया है और एक क्वेश्चन जो है वो हमें 4 मार्क्स देकर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, हमारी रैंक को बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं 4 मार्क्स। तो छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।